अस्सलाम वालेकुम। आई एम इकरा असलम। हमने गैस्ट्रिक एक्सचेंज का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। तो गैस्ट्रिक एक्सचेंज के अंदर गैस्ट्रिक एक्सचेंज वाला जो चैप्टर है उसके अंदर हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, कंपैरिजन बिटवीन इंस्पायर्ड एयर एंड एक्सपायर्ड एयर। इंस्पायर्ड एयर वो वाली एयर होती है जो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, एक्सपायर्ड एयर वो वाली एयर होती है जो बॉडी से बाहर जाती है। इसके अंदर हमने डिफरेंट पैरामीटर्स देखने हैं। बेसिकली हम देखते हैं कि कंपोजिशन क्या होती है, जो हवा हम अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं और जो हवा हम बाहर की तरफ धकेल रहे हैं, निकाल रहे हैं, इन दोनों के दरमियान में जो कंपोजिशन है उनके अंदर डिफरेंस क्या आता है। तो इंस्पायर्ड जो एक एयर है ना जो हम इनहेल करते हैं, हम हवा से ही ले रहे होते हैं ना, तो एयर इज़ इटसेल्फ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो हमें चाहिए तो बेशक ऑक्सीजन होती है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ दूसरी गैसेस भी हमारी बॉडी के अंदर चली जाती हैं। और इसी तरह जैसे हमारी बॉडी से सिर्फ हमें सिर्फ निकालने की ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी से उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होकर निकल जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की, तो जाहिर सी बात है जो एयर हमने इनहेल करनी है तो उसके अंदर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। जो हमने एक्सहेल करनी है, निकालनी है बाहर, उसके अंदर ऑक्सीजन कम होती है। तो ऑक्सीजनेटेड एयर हम अंदर लेके जाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड एयर जिसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम इनहेल कर रहे हैं, अच्छा नॉर्मल एयर के अंदर इतनी परसेंटेज होती है 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड की और इतनी परसेंटेज होती है ऑक्सीजन की। लेकिन जो हम एयर बाहर निकालते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से, रिस्पायरेटरी एक्टिविटीज़ की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है और अबाउट 4% तक इंक्रीज़ हो जाती है। तो फिर जो एयर बाहर निकलती है हमारी बॉडी से तो उसके अंदर इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू दैट इंटर्स इनटू आवर बॉडी। उसके बाद अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, इन दोनों का जो है ना जितनी एयर के साथ जो है वो अंदर चली गई उतनी ही बाहर आ जाती है, क्योंकि इसका एटसेल्फ कोई यूज़ नहीं होता। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स नेचुरली हमारी एयर के अंदर पाए जाते हैं टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो कहते हैं कि जब डिपेंड करता है उस एरिया के ऊपर कि हम किस एरिया पर रह रहे हैं। कुछ एरिया होते हैं ड्राई, वहाँ पे वाटर वेपर्स होते हैं ज़ीरो। कुछ एरिया होते हैं ह्यूमिड, नमी वाले, वहाँ पे वाटर वेपर्स होते हैं ज़्यादा। जैसे सर्दियों और गर्मियों की बात करें तो सर्दियों में वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं, इस वजह से हमें हर चीज़ जो है वो नमी उसमें नज़र आ रही होती है। अगर गर्मियों की बात करें तो मोस्टली चीज़ें जो है वो पसीने के अलावा ड्राई होती हैं। अच्छा, जो हम बाहर निकालते हैं हवा, वो उसके अंदर हमारे पास वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हवा निकल रही होती है ना, तो उसके अंदर कुछ वाटर वेपर्स, क्योंकि डिफरेंट एक्टिविटीज़ चल रही होती है ना, तो वहाँ पे वाटर भी प्रोड्यूस होता है। तो जो हवा निकल रही होती है बाहर, वहाँ पे वाटर वेपर्स की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इस वजह से सैचुरेटेड लिखा हुआ है। अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल, हाँ जी, अकेली जब हम हवा लेंगे तो उसके अंदर ऑक्सीजन तो नहीं होगी, उसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स के अलावा डस्ट के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हम जिस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं वो प्यूटेड इन्वायरमेंट है, तो उसके अंदर डस्ट के पार्टिकल हैं। अच्छा, उसी डस्ट के पार्टिकल्स को रोकने के लिए हमारी जो एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स की बात की थी, वहाँ पे हेयर और म्यूकस होता है जो कि उनको अंदर जाने नहीं देता, तो वहीं से उसकी ब्लॉकेज हो जाती है। तो अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इंस्पायर्ड एयर जो हम एयर इनहेल करते हैं वहाँ पे तो डिफरेंट टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एरिया वेयर यू आर लिविंग। अगर आप नॉर्मल जो है वो रूरल एरिया के अंदर रह रहे हैं तो वहाँ पे ऑब्वियस है कि पोल्यूशन कम होती है, डस्ट पार्टिकल्स कम होते हैं। लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर रह रहे हैं, अर्बन एरिया के अंदर रह रहे हैं, तो वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होती है। और एक्सपायर्ड एयर के अंदर आलमोस्ट नन, कुछ भी नहीं, हमारे पास डस्ट पार्टिकल नहीं होते। मैंने आपको पहले बता दिया जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ना वो एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स के अंदर हमारे पास लगे होते हैं, हेयर लगे होते हैं, म्यूकस होते हैं, इस वजह से वो वहीं पे रोक ले जाते हैं और एक्सपेल कर दिए जाते हैं बॉडी से, वो अंदर तक लंग्स तक पहुँचते नहीं हैं। तो इस वजह से वो बाहर कैसे निकलेंगे, जब जाएंगे नहीं तो बाहर कैसे निकलेंगे। तो जो बाहर एयर होती है जो हम बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो ज़ीरो होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। टेम्परेचर की बात करें तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन द एरिया हमारे पास इन्वायरमेंट का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो वहाँ पे मौजूद एयर का टेम्परेचर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो जो इनहेलिंग करनी है हमने, एयर इंस्पायर्ड करनी है, उसका टेम्परेचर जो है वो हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल होगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन जो हम टेम्परेचर एक्सपायर्ड करेंगे वो हमेशा उसी टेम्परेचर पे होगी जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है, और हमारा बॉडी का टेम्परेचर हमारा कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये कंपैरिजन आ जाता है मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर के कंपैरिजन बिटवीन इंस्पायर्ड एयर एंड एक्सपायर्ड एयर। तो ईजी सा है, आप जो है वो कर लें। अच्छा, उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यूज़ के राइट डाउन द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, तो यूजली ये सारी की सारी परसेंटेजेस वो वाली हैं या चीज़ें वो वाली हैं जो नॉर्मली एयर के अंदर पाई जाती हैं। ये वो वाली हैं जो एयर हम खुद बाहर निकालते हैं बॉडी से, उसके अंदर क्या परसेंटेजेस हैं। आज हमने पढ़ना है मज़ीद इसके साथ ही रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। रिस्पायरेटरी
मीन्स रिस्पिरेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वही आ जाएगा एयर पैसेज वे और जो है वो लंग्स वगैरह आ जाते हैं। एयर पैसेज के अंदर हमारे पास नोस्ट्रल्स आ जाती है, लैरिंग्स आ जाता है, ट्रैकिया आ जाता है, ब्रोंकाई आ जाता है, ब्रोंक्यूल्स आ जाता है, एल्वोलाई आ जाता है और एल्वोलाई ही बहुत सारी एल्वोलाई मिलकर हमारे पास क्या बना देती हैं, लंग्स बना देती हैं। द डिसऑर्डर और डिजीज़ रिलेटेड टू रिस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसी डिजीज़ जो रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हो, यानी कुछ डिजीज़ ब्रोंकाई से रिलेटेड होंगी, कुछ जो है वो एल्वोलाई से रिलेटेड होंगी, कुछ जो है वो डिफरेंट पोर्शन से रिलेटेड होंगी। तो ओवरऑल रिस्पिरेटरी सिस्टम में होने वाली जो ख़राबियाँ हैं, जो बीमारियाँ हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अगर हम नॉर्मली बात करें रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर पहले के कंपैरिजन में अब ज़्यादा हो गए, क्यों? क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा हो गई है। द प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट इन हाई कंसनट्रेशन इन एटमॉस्फेयर, इस वजह से ये पोल्यूटेंट्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और वो जो सॉफ्ट जो है वॉल्स होती हैं, बेशक वो ब्रोंकाइस हो या रिस्पिरेटरी सिस्टम हो, उनकी वॉल्स को डैमेज कर जाती हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है पस वगैरह का रिलीज़ होना, सूजन भी हम उसको कह सकते हैं। इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग हो जाती है, वो छोटी छोटी हो जाती हैं, इस वजह से सांस लेने में और उसको बाहर निकालने में, एक्सहेल करने में मुश्किल होती है। ठीक है, उसके बाद हम एग्जांपल देख लेते हैं रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर हमने कौन कौन सी एग्जांपल पढ़नी है। इसके अंदर जो हमने अपने इस कोर्स के अंदर जो हमने पढ़नी है रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, वो हमारे पास होते हैं ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, निमोनिया, एस्थमा और लंग कैंसर। ये वो डिजीज़ हैं जो हमने रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं जो हमने पढ़ने हैं। दो दो करके पढ़ लेंगे, तीन तीन करके पढ़ लेंगे, तो इस तरह हम इसको कवर कर लेंगे। आज हमने जो पढ़ना है, हमने ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा के बारे में पढ़ना है। अब देखें टर्मिनोलॉजी से चीज़ें निकालना सीखें। ब्रोंकाइटिस है ना, ब्रोंकाइटिस का जो वर्ड है वो ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाई से निकला है। अब ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाई क्या थे, हमने पढ़ा था ट्रैकिया ना, ट्रैकिया जब वो लंग्स की तरफ जाता है, थ्रेसिक कैविटी के अंदर जाता है, तो वो डिवाइड हो जाता है दो ब्रांचेस के अंदर। उन दो ब्रांचेस को हमने नाम क्या दिया था, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जब हर अपनी अपनी साइड के लेफ़्ट और राइट वाली ब्रोंकाई जब अपने अपने लंग्स के अंदर जाती है, लेफ़्ट और राइट वाले लंग्स के अंदर, तो वहाँ पे छोटी छोटी मज़ीद ब्रांचेस दे देती हैं। उन ब्रांचेस को हम नाम कर देते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल से रिलेटेड जो डिजीज़ होगी, उनकी वॉल्स को जो डैमेज करी, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन जो है उसकी वजह से या उनकी नर्विंग की वजह से जो डिजीज़ होगी, यानी कि जिसके अंदर हमने ब्रोंकाई को ही डिस्कस करना है, वो डिजीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, ब्रोंकाइटिस। यानी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के अंदर होने वाली डिजीज़ को हम नाम कर देते हैं ब्रोंकाइटिस। इट इज़ अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, उसकी डेफिनेशन होगी। इट रिजल्ट्स इन, इसके इफेक्ट क्या होते हैं, इट रिजल्ट्स इन एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। म्यूकस हमारे पास एक फ्लूइड होता है, जिससे हमारे मुंह के अंदर भी एक फ्लूइड प्रोड्यूस होता है, उसे भी हम म्यूकस कहते हैं, या थूक भी कहते हैं, स्लाइवा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का जो है वो लिक्विड हर जगह पे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, वहाँ पे प्रोसेस को एक्यूरेट करने के लिए, या फिर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। और उसके अंदर काफ़ी सारे एंजाइम होते हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। स्वेलिंग ट्यूब्स, ये मैंने ब्रोंकाइस या ब्रोंक्यूल्स का स्ट्रक्चर बनाया। ये देखें, ये वाली जो एक ट्यूब है ना, ये हमारे पास हॉलो है, ये बिल्कुल खाली थी, लेकिन ये वाली जो है ना, ये भरी हुई है। ठीक है, इसके अंदर जो है ना सूजन हो गई है, या फिर वो सारी की सारी पस वगैरह भर गई है इस डिजीज़ होने की वजह से। इसकी वॉल जो है वो डैमेज हो गई हैं, तंग हो गई। स्वेलिंग ट्यूब्स जो है वो स्वेल हो जाती हैं। नैरोइंग और ट्यूब्स, ये ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की बात करेंगे, इनकी ट्यूब्स जो है वो हमारे पास तंग हो जाती हैं, इस वजह से हवा का जो पैसेज है वो सही से जो है वो रुक जाता है या ब्लॉक हो जाता है, इस वजह से हवा ना तो अंदर जा सकती है ना ही बाहर आ सकती है, यानी उसको ऑक्सीजनेशन सही तरीके से नहीं होगी। कॉज की बात कर लें, इट इज़ कॉज बाय अ वायरस की वजह से भी हो सकती है। अगर एयर के अंदर जब इनहेल करें, वहाँ पे उसके अंदर कोई वायरस चला गया है या बैक्टीरिया चला गया है, उसकी वजह से हो सकती है। केमिकल इरिटेंट कोई भी हवा के अंदर से, मैंने आपको बताया ना, हम मोस्टली जो है वो पोल्यूटेड इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। तो पोल्यूटेड इन्वायरमेंट के अंदर जब हम रह रहे होते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की पोल्यूटेंट्स वहाँ पे होते हैं। तो इंडस्ट्रीज जो है ना, कुछ ऐसे केमिकल्स भी रिलीज़ करती हैं डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर। सबसे लिविंग एग्जांपल हमारे पास आ जाते हैं तंबाकू भाई साहब। तो तंबाकू स्मोक के अंदर हमारे पास, आपको पता है क्या पाई जाती है, निकोटीन पाई जाती है, जो कि लंग्स को डैमेज कर रही होती है। तो वो डायरेक्टली जाके ब्रोंकाइस को ही इफेक्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से ब्रोंकाई का जो साइज़ है, जो ट्यूब है, उनका साइज़ छोटा हो जाता है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी पस वगैरह आ जाती है, म्यूकस बहुत ज़्यादा आ जाता है, हवा को गुजरने का सही से रास्ता नहीं मिलता, या जो रास्ता मिलता है वो बहुत छोटा होता है। टाइप्स की बात करें, ये जो टाइप्स हैं, इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं। ब्रोंकाइटिस की दो टाइप हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रोनिक। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट जो ब्रोंकाइटिस है ना, वो शॉर्ट टर्म डिजीज़ हम इसे कह सकते हैं। क्रोनिक लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, ये क्रोनिक है।
एक्यूट मीन शॉर्ट टर्म, क्रॉनिक मीन लॉन्ग टर्म, ठीक है। ये थोड़े अरसे के लिए चलती है, ये काफ़ी अरसे के लिए चलती है। अगर हम इसका अरसा देखें तो ये अबाउट 2 वीक्स तक चलेगी। उसके बाद जो है वो खुद ही रिकवरिंग, यानी अगर मेडिसिन वगैरह खाने हैं तो पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाता है। लेकिन इसकी रिकवरिंग बहुत मुश्किल होती है 3 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक। इसके अंदर कोई इतना ज़्यादा परमानेंट डैमेज नहीं होता, यानी कि इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। एक्यूट अगर हमारे पास ब्रोंकाइटिस होता है ना, इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर हम क्रॉनिक की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। उसके अंदर जो है ना इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ब्रोंकाई जो है वो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल जो है वो बुरी तरीके से डैमेज हो जाती हैं। तो ये डिफरेंस आ जाता है एक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर। एक्यूट हमारे पास शॉर्ट टर्म है, क्रॉनिक हमारे पास लॉन्ग टर्म है। एक्यूट जो है क्या कहते हैं 2 वीक्स के लिए होती है, जबकि हमारे पास क्रॉनिक जो है उसका दौरानिया ज़्यादा होता है, 3 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक होती है। एक्यूट हमारे पास लेस हार्मफुल है, क्रॉनिक जो है वो ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसके सिम्टम की बात करें जी, जब भी जिस बंदे को ब्रोंकाइटिस होती है उसको कफ़ हो जाती है, खांसी आती है, विज़लिंग, जैसे देखें ना कि जिस बंदे को खांसी होती है अगर वो सो रहा होता है या सांस ले रहा होता है, गड़गड़ की आवाज़ आ रही होती है, डिफरेंट टाइप की साउंड की आवाज़ आ रही होती है, पता चल रहा होता है कि यहाँ से सांस जा रहा है और यहाँ से आ रहा है, तो उस साउंड को हम कहते हैं विज़िंग। फीवर हो जाता है, ठंड लगने लग जाती है, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ, सांस जो है वो रुक रुक के आने लग जाता है, स्पेशली तब जब वो बहुत ज़्यादा हार्ड एक्टिविटी कर रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसको ना सांस लेने में बड़ी मुश्किल होती है। तो ये कुछ सिम्टम हैं जो ब्रोंकाइटिस की हैं। तो ब्रोंकाइटिस के बारे में हमने पढ़ा कि ब्रोंकाइटिस ऐसी डिजीज़ है जो ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाई से रिलेटेड होती है। इसके अंदर ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाई के अंदर हमारे पास क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इफ़ेक्ट्स पड़े हैं ये ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स, बेसिकली हमारे पास ट्यूब्स भी होती हैं, रिस्पिरेटरी ट्यूब्स होती हैं, ये इन्हीं छोटी हो जाती हैं, इसके अंदर म्यूकस बहुत ज़्यादा भरना शुरू हो जाता है और उसके अलावा इनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, रास्ता जो है वो गैसेस के पास आउट होने के लिए बहुत शॉर्ट हो जाता है, इस वजह से सही से वहाँ पे ऑक्सीजनेशन नहीं होती, इनहेलेशन और एक्सलेशन नहीं होती। फिर हमने कासेस के बारे में पढ़ा कि बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है और उसके बाद वायरसेस की वजह से हो सकती है और कोई भी केमिकल इरिटेंट जो हम एयर के थ्रू जो है वो अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं उसकी वजह से हो सकती है। फिर हमने टाइप पढ़ी एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट जो ब्रोंकाइटिस है वो शॉर्ट टर्म है, क्रॉनिक जो है वो लॉन्ग टर्म है। एक्यूट लेस हार्मफुल है, क्रॉनिक जो है वो मोर हार्मफुल है। फिर हमने उसके सिम्टम्स पढ़े, इसके अंदर कफ़ हो जाता है, बुखार हो जाता है, साउंड्स डिफरेंट टाइप्स के आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना सीना उसका खड़खड़ कर रहा है, वो वाली बात आ जाती है। अच्छा, उसके अलावा ठंड लगना शुरू हो जाती है और ब्रीदिंग में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। सेकेंड डिजीज़ है रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर की, वो हमारे पास आ जाती है एम्फीसीमा। अगर हम बात करें तो ब्रोंकाइटिस जो है वो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल से रिलेटेड थे, ये हमारे पास एल्वोलाई से रिलेटेड है। इसमें होता ये है बेसिकली कि जो एल्वोलाई है ना, एल्वोलाई हमारे पास क्या थे, ये गुच्छे थे, सैक्स थे। ये देखिए ना, अगर हमारे पास ये ब्रोंकाई है ना, ब्रोंकाई से हमारे पास एल्वोलर डक्ट निकलती हैं, एल्वोलर डक्ट के इर्द गिर्द जो है ना हमारे पास ये काफ़ी सारे सैक थे। इन सैक्स को हम क्या नाम देते थे, एल्वोलाई या एल्वोलर सैक। होता यह है कि इन एल्वोलाई के दरमियान में ये जो अटैच होती है ना वॉल्स, ये वॉल्स डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है, ख़त्म होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो एल्वोलाई सैक है ये आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा सैक बना देते हैं। बात याद रखें, चीज़ जितनी बड़ी होती जाएगी उतना उसका सरफेस एरिया कम होगा, चीज़ जितनी छोटी होती जाएगी, जितनी फाइन पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड होती जाती है, उसका सरफेस एरिया उतना ही इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द एल्वोलाई, इसे हम क्या कहते हैं, एम्फीसीमा। इसके अंदर बड़े बड़े सैक्स बनते हैं। सैक्स कैसे बनते हैं, छोटे छोटे सैक्स के दरमियान में जो वॉल्स होती है वो ख़त्म हो जाती है, ये सारे के सारे सैक्स, छोटे छोटे एल्वोलर सैक्स, ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं, एक दूसरे मिल जाते हैं और एक बड़ा सैक बना देते हैं। तो उसका सरफेस एरिया ऑब्वियस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और गैसो एक्सचेंज प्रॉपर वे से नहीं होगी। ब्रेकिंग ऑफ लंग टिश्यू, एल्वोलाई जो है हमारे पास लंग टिश्यूज़ की ही टाइप है, तो जब एल्वोलाई डैमेज होंगे तो लंग टिश्यू भी डैमेज होंगे। लंग्स डोंट रिलैक्स आफ्टर एक्सलेशन, हाँ जी, हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हम एयर को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, तो यहाँ पे जब टिश्यू डैमेज हो जाएंगे तो सही से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करेंगे। मोस्टली हमारे पास ये होता है कि जो एयर है वो मोस्टली ट्रैप हो जाती है लंग्स के अंदर, सही तरीके से एक्सहेल नहीं कर पाती, ठीक है। तो एयर इज़ ट्रैप इन द लंग, ठीक है, एयर कांट बी एक्सहेल, ये मैंने बताया हुआ। यहाँ पे देखें आपको ये काफ़ी सारी वॉल्स नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है ना वॉल्स इसकी क्या हो गई है, मिक्सअप हो गई हैं। उसके बाद अगर हम सिम्टम की बात करें, अच्छा जी, अगर हम इसकी सिम्टम की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास अगेन शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथिंग हो जाती है, फटीक हो जाती है, थकान महसूस होना शुरू हो जाती है, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन बार बार होना शुरू हो जाता है,
वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है जब सही से इनहेलेशन और एक्सलेशन नहीं होगी, कोई भी अगर पार्ट डैमेज हो जाता है ना, तो ओवरऑल बंदे की जो बॉडी होती है वो वीक होना शुरू हो जाती है, तो इसके अंदर वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। अगर हम दूसरे इफेक्ट्स की बात करें, इफेक्ट आप इसके साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं। अगर काफ़ी देर तक ये एम्फीसीमा चलती जाए ना, तो 50 to 70% तक जो है ना, जो लंग टिश्यू है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और ऑक्सीजन का जो लेवल है उसके अंदर डिक्रीज़ हो जाता है। कैसे डिक्रीज़ हो जाता है? क्योंकि जब वो लंग्स ही सही से फंक्शन नहीं करे तो एयर से वो ऑक्सीजन को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, या एयर जो हमारे पास वहाँ पे वेस्ट एयर है उसकी ऑक्सीजन हमारे पास कैसे करवाएंगे। तो वहाँ पे ओवरऑल जो, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया ना, जब सरफेस एरिया कम होगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके अंदर हमने एम्फीसीमा और ब्रोंकाइटिस के बारे में पढ़ा, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स 2 हमने पढ़े हैं। उसके अलावा हमने कंपैरिजन पढ़ा। एम्फीसीमा के अंदर हमने पढ़ा कि ये जो है वो एल्वोलाई से रिलेटेड है। इसके अंदर होता क्या है, एल्वोलाई जो डिफरेंट सैक्स हैं इनके दरमियान वाली ये वाली जो वॉल्स हैं जिसकी मदद से ये आपस में अटैच हैं, ये वॉल्स क्या हो जाती हैं? डैमेज हो जाती हैं और ये आपस में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। एल्वोलाई सैक जो है वो आपस में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है। कम होने की वजह से वो ना सही से कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं, ना सही से रिलैक्स कर पाते हैं। इस वजह से वो उसके लंग टिश्यूज़ भी क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। अगर एम्फीसीमा काफ़ी अर्से तक चलता रहे तो हमारे पास अबाउट 50 to 70% उसका जो टिश्यूज़ हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे और नियर टू डेथ कंडीशन आ जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे फैक्ट की कि इसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल भी क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है। और अगर हम इसके सिम्टम की बात करें, इसके अंदर ब्रीथिंग में मुश्किलात आ जाती हैं, सांस लेने में मुश्किल होती है, थक्कन होती है, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं और वेट लॉस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।